प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, साथ ही पूर्व विधायक रहे हैं टोहाना से। और अगर वर्तमान की बात करें तो हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अगले सेशन में उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो उनका बहुत स्वागत है। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर। जरा तालियों से स्वागत कर दीजिए, तालियां बजा दीजिए। तो सुभाष बराला जी को अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी और साथ ही सेशन को होस्ट करेंगे सुंदर सोलंकी, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा के। सर, मंच पर आइए आप दोनों और इस सेशन की शुरुआत करेंगे। दरअसल इसमें भी बात हरियाणा के विकास की करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपनी कुर्सियों को ले लीजिए और साथ ही इस सेशन में अपनी भागीदारी निभाइए, अपने सवाल रखिए, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। फतेहाबाद में कितना विकास हुआ इस पर चर्चा होगी। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू सोलंकी जी। बहुत शुक्रिया ममता। लगातार फरीदाबाद कॉन्क्लेव के बाद फिर रेवाड़ी और फिर गुड़गांव और सीएम सिटी करनाल के बाद अब हम फतेहाबाद में ये मंच लगा रहे हैं, जिस मंच के जरिए फतेहाबाद जिले की वो तमाम दिक्कतें, वो तमाम मुश्किलें, वो तमाम मुद्दे इस मंच पर उठेंगे जिनकी आप उम्मीद करते हैं, जिनको लेकर आप वोट देते हैं, जिनको लेकर आप सरकार बनाते हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता सुभाष बराला जी, सर स्वागत है आपका। माइक ले लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी। फतेहाबाद जिले की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया जी। टोहाना से आपको विधायक भी चुना, लेकिन और पूरे देश में एक उस पार्टी के जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है उसका अध्यक्ष भी आपको बनाया। लेकिन सवाल यह है कि फतेहाबाद को क्या मिला। आपसे केवल आपकी विधानसभा की बात नहीं, क्योंकि आपने जिस तरह से जिम्मेवारी निभाई है पूरे प्रदेश की, इसलिए कम से कम ये बनता है कि फतेहाबाद जिले को आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने क्या दिया, वो हमारी जनता को बताइए। सबसे पहले तो मैं सुंदर जी आपका और इंडिया न्यूज हरियाणा का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं जी, धन्यवाद कि उन्होंने फतेहाबाद जिले के ऊपर फोकस करते हुए और इसकी डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने क्या कुछ किया वो बात जनता के सामने आए। बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया। दोबारा से आपका मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात को मैं रखना चाहूंगा जी। देखिए, जो पिछला टर्म था, पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जब सरकार बनी तो ये जो जिला हमारा फतेहाबाद, इसमें 3 विधानसभा सीटें हैं और दुर्भाग्य से मैं अकेला यहां से जीत करके गया। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की अपेक्षा भी इस प्रकार की थी कि हम केवल टोहाना विधानसभा के विधायक होने के नाते नहीं, पूरे फतेहाबाद जिले के कार्यकर्ताओं की भी सुने, यहां की जनता की जो मांग है उसको भी पूरा करें। और मैं समझता हूं कि कोशिश मेरी ये रही कि फतेहाबाद जिले के जहां से भी कोई भी व्यक्ति अपनी कोई मांग लेकर के आता है उसके ऊपर विचार करते उसका पूरा किया जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण एक देता हूं, जब पहला दौरा मुख्यमंत्री जी का 2014 में हुआ जी, दिसंबर की शायद 30 या 31 तारीख का कार्यक्रम था फतेहाबाद में, 2 महीने सरकार बने हुए थे, तो सबसे पहला काम हमने किया, ये नौजवान बच्चे बच्चियां यहां पर बैठे हैं, इनकी शिक्षा की बड़ी दिक्कत होती थी। फतेहाबाद जिले में फतेहाबाद विधानसभा में खास करके भूना क्षेत्र में कोई सरकारी कॉलेज नहीं था। हमने पहली ही घोषणा मुख्यमंत्री जी से करवाई और भूना के अंदर 2015 के सेशन से ही एक स्कूल की बिल्डिंग एक किस्म से उधार पे कहूंगा लेकर के वहां पर क्लासेस शुरू करवाई। आज वहां देखेंगे एक भव्य भवन वहां पर कॉलेज का, सरकारी कॉलेज का, राजकीय कॉलेज का भूना में खड़ा हुआ और सैकड़ों बच्चे बच्चियां वहां से शिक्षा ग्रहण करने के
नाते आते हैं। तो ये फतेहाबाद जिले में ये ध्यान नहीं आया आपको कि शहर के बच्चों के, आसपास के गांव के? हाँ, ये जो बोना है ये फतेहाबाद विधानसभा का हिस्सा है। मैं समझ गया सर, लेकिन वो काफी 15-20 किलोमीटर दूर पड़ता है। हाँ, 20 किलोमीटर। इसमें एक मैपिंग करवाई गई सरकार के द्वारा और ये तय हुआ उसके बाद, क्योंकि वो तो शुरू की घोषणा थी मुख्यमंत्री जी की, बाद में एक मैपिंग करवाई कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर कहीं न कहीं कोई कॉलेज, स्कूल इस प्रकार का होना चाहिए। अगर मैं मोटे तौर पे अगर आपको मैं बताऊं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हमने इस जिले के अंदर किया, जहां से भी हमारे पास कोई लिस्ट इस प्रकार की आई कि स्कूल अपग्रेड करना है, आईटीआई का निर्माण करवाना है, उसके ऊपर पूरा फोकस करते हुए, जैसे हमने यहां पर आपके फतेहाबाद विधानसभा में कॉलेज का निर्माण करवाया, इसी प्रकार से जाखल के अंदर आईटीआई बनवाई, टोहाना की आईटीआई थी, वहां हम एक महिला विंग वहां पे शुरू करवाने का काम किया। इसके अलावा जमालपुर के अंदर पॉलिटेक्निकल कॉलेज की बिल्डिंग बहुत पुराने समय से बनी हुई थी, उसको शुरू करवाने का काम किया। और इसी प्रकार से 9 स्कूल टोहाना विधानसभा क्षेत्र के और 10 के आसपास स्कूल फतेहाबाद और रतिया विधानसभा क्षेत्र के उस समय में अपग्रेड करवाने का काम किया, जब यहां पर हमारे दोनों विधानसभाओं में कोई विधायक हमारा नहीं होता था। इसी प्रकार से कस्तूरबा गांधी स्कूल, चाहे वो टोहाना विधानसभा में हो, चाहे कोई दूसरी विधानसभा में हो, जहां उसको अपग्रेड कराने की बात थी, उसको अपग्रेड कराने का काम किया। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले हमने काम शुरू किया, बाकी काम हमारे बाद में आते हैं। जैसे पूरा जिला हमारा टोहाना में सिंचाई के नाते बलियाड़ा हेड बना हुआ है भाखड़ा मेन के ऊपर, और वहां से माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के पूरे जिले के अंदर फैलते हैं, छोटे छोटे रजबाए जिसको हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे जिले के अंदर कोई ऐसा माइनर बचा होगा, कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव बची होगी जिसका कि पुनर्निर्माण हमने नहीं करवाया होगा। पूरे जिले के अंदर जहां कहीं से भी डिमांड आई, जो वाटर कोर्स, जो खाड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, चाहे वो हमारे जिले का अंतिम छोर भट्टू पड़ता है, वहाँ पीली मंदोरी वगैरह गांव आखिर में आकर के फिर सिरसा जिला शुरू हो जाता है, या जांडवाड़ा वगैरह गांव आ जाते हैं, वहां तक किसी की भी डिमांड आई खाड़ा पक्का करने की, वो हमने अंतिम छोर तक खाड़ा पक्का उसका करवाने का काम किया। यानी कि इस मामले में कोई ये नहीं कह सकता कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कोई हमारा विधायक नहीं था, तो इन विधानसभा क्षेत्रों को कोई सफर करना पड़ा होगा। बहरहाल सर, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप बड़ी, एक तो बहुत अच्छा लगा कि आप पूरी फहरिस्त लेके आए अपने कामों की, लेकिन इतना सारा काम करवाया आपने, फिर भी टोहाना हलके की जनता तक का भरोसा आप नहीं जीत पाए। आप वहां से इलेक्शन हार गए, बुरी तरह हार गए। ऐसा क्यों? ये इतना सारा काम करने के बाद भी आपकी जनता आप पर भरोसा नहीं कर पाए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि हम जैसे लोग जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से काम शुरू करके यहां तक पहुंचा हूं। हो सकता है हमारे ये बच्चे बच्चियां यहां पर, नौजवान यहां पर बैठे हैं, इनमें से भी कोई भविष्य में इस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो सबको एक बात ध्यान रखने की होती है कि जनता की जो अपेक्षा है उसके ऊपर खरा उतरने का काम हम सब लोगों को इस क्षेत्र के अंदर करना होता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि पहली बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बहुमत की बनी, और सरकार बनते ही 1 महीने बाद, यानी कि 26 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनती है, और 25 नवंबर को मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलती है। देखिए, किसी को भी, मैं अपनी बात नहीं कहता, मेरे अलावा चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या अन्य दलों की बात करें, हरियाणा प्रदेश की बात करें, किसी दूसरे प्रदेश की बात करें, जब इस प्रकार की बड़ी जिम्मेवारी किसी को मिलती है तो उसके ऊपर काम का दबाव जितना होता है वो आदमी उसको
सोच नहीं सकता, उसकी कल्पना नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन का काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिसके ऊपर भी कोई, चाहे वो सरकार के नाते जिम्मेवारी आती है बड़ी या फिर संगठन के नाते जिम्मेवारी आती है, उसके लिए समान रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, अपने लोगों के रामविलास जी लिए, अध्यक्ष थे, वो तो जीत गए चुनाव। मैं जो बताता हूँ उस पूरी, टाइम में। हाँ वो ठीक है, सब जगह एक समान वातावरण नहीं होता, जी। लेकिन ज्यादातर की मैं बात करूं, उनके साथ ये होता है कि जनता की जो अपेक्षा है उसके अनुसार आप समय नहीं दे पाते। नहीं, और जब लेकिन समय नहीं दे पाते, मैं इस चीज को, सर लोगों हाँ, का ये भी आरोप है कि जो नहीं, मैं इस बात को मैं पूरा कर लेता हूँ, पूरा कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं सवाल क्योंकि करता हूं। जनता की बात अपनी जगह ठीक है, जनता को अपना काम चाहिए। जनता से जैसे हम पहले मिलते थे, जनता की अपेक्षा है कि बनने के बाद भी, चाहे हम मंत्री बने, चाहे हम विधायक बन करके कोई जैसे मेरे जैसे पद पर कोई आए, वो जनता को समान रूप से समय दे, ये अपेक्षा जनता की ठीक है। और हम अपनी जिम्मेवारी निभाते निभाते उस चीज के ऊपर खरा नहीं उतरे, ये तो जनता के सामने है। हम प्रयास ये भविष्य में करेंगे कि अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनके साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र की जो जिम्मेवारी हमारे नाते आई है, इसके नाते चुनाव लड़ करके और विधायक के नाते, उसके लेकिन साथ भी हम टोहाना न्याय की करें। जनता को ये लगा कि बराला जी में मरोड़ आ गई है, अकड़ आ गई है, ईगो आ गया है, ये वजह रही। ये भी ये बड़ा आप समझा नहीं पाए आपकी जनता को कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। बड़ा कि पूरे गंभीर प्रदेश को- सवाल, जी बड़ा गंभीर सवाल आपका है। अब एक बात बताइए, अब मैं 1996 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं, चाहे इस जिले की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें। 2000 से मेरे पास प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी रही संगठन की। उस समय में काम करते करते, बाहर संगठन का काम करते करते, और अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने क्षेत्र के जो अपने लोग हैं, उनको मैं पूरा समय देता था। लेकिन जब ये सरकार बनी और मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी आई, तो निश्चित रूप से जो समय है उसकी कमी होनी है। जिस कार्यकर्ता के साथ मैं आधा आधा घंटा बैठ करके बात करता था, उसको मैं 1 मिनट मुश्किल से दे पा रहा हूं। तो ये बात नीचे ट्रेवल करना एक स्वाभाविक सी थी कि भाई इसमें तो ये तो एरोगेंट हो गया, इसके अंदर तो मरोड़ आ गई। देखिए, मैं जैसा पहले था वैसा ही आज हूं। केवल यही एक कारण था इस बात का, सवाल, लोगों का सवाल खड़ा करना बिल्कुल जायज था। मैं, जनता ने जो सवाल ये खड़ा किया उसकी मैं कदर करता हूं कि मेरे अंदर कोई कमी उनको दिखाई देती है, वो मेरे को बताते हैं और मैं उसका सुधार करूं। हम जनता के बीच में काम करते हैं, अगर कहीं कोई कमी रहती है, पहले कोई कमी रही उसको आज पूरा करेंगे, आज कोई कमी है उसको कल पूरा करेंगे। बड़ी ईमानदारी के साथ बराला जी ने जवाब दिया है, जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, मैं इसके साथ कि मैं एक बात मान करके चलता हूं कि व्यक्ति गलती कर सकता है, लेकिन उसको गलत कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा प्रयास ये होता है कि गलती हो सकती है, गलती को तो हम सुधार सकते हैं ना। गलत काम अगर आप करेंगे तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। अब कैसे सुधार रहे हैं? टोहाना के लोगों से, फतेहाबाद के लोगों से किस तरह से मिल रहे हैं? क्या कुछ सोचा है यहाँ के प्लान? क्योंकि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी है, तो उस गलती को सुधारने की क्या कुछ कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही हैं? क्या प्रयास है जो जमीन पर हो रहे हैं? देखिए, उसमें नया कुछ भी नहीं है। जो पुराने समय में हम व्यक्तिगत, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय क्षेत्र से आते हों, पंचायती राज से आते हों, ऐसे सब लोगों से जो हमारा सजीव संपर्क रहता था, वो दोबारा से, क्योंकि अब समय एडजस्ट हो पा रहा है, तो दोबारा से वही काम शुरू है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। हम सब जैसे पूर्व में मिलकर काम करते थे कार्यकर्ताओं के साथ, वैसे ही आज करते हैं। अच्छा, ये जो बबली जी हैं, जिन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, अब सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे साथ मिलकर भी काम कर लेते हैं, असहज नहीं होते? देखिए, असहज होने का तो कोई मतलब नहीं आप है। ही की सरकार में मंत्री सबकी हैं, सबकी आप ही अपनी को अपनी हराकर मंत्री बने हैं, सबकी अपनी अपनी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आप रहे जी, आपको हराकर मंत्री बने, असहज नहीं होते हैं? देखिए, असहज होने का मतलब नहीं है। हम जनता के बीच में काम करते हैं। यहाँ जो आपके दर्शक हैं, ये चाहे कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ मुझे लगता है छात्र छात्राएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सब लोग देखते होंगे कि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके मैदान के अंदर आया था,
जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोई मजबूत नहीं होती थी, हम हमेशा से दूसरे दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते थे और उस समय कहीं सत्ता दूर दूर दिखाई नहीं देती थी, केवल संघर्ष रहता था। सुभाष बराला ना उस समय असहज था ना आज असहज है। ये तो जनता के बीच की बात है, जनता देखती है कि असहज कौन होता है कौन नहीं होता, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टकराव जब आप फोन करते हैं किसी काम के लिए और बबली जी करते हैं किसी काम के लिए जी। तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती है। देखिए स्थितियां ये लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जब आपको लगता है कि नहीं ये स्थिति तो टकराव की हो सकती है, ये तो असहज कर सकती है, लेकिन ये जो लोकतंत्र की एक खूबसूरती क्या है, लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप एक बैलेंस बना करके कैसे आप चल सकते हैं। आप चाहे विपक्ष के अंदर हैं या फिर आप गठबंधन के अंदर हैं या फिर आपकी अकेले की सरकार है, जब आप ठीक प्रकार के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं असहज होने की बात आती है। चलिए, ये बड़े एक बहुत अच्छा सवाल जवाब आपने दिया, लेकिन सवाल ये है सर बराला सर, क्योंकि जैसे स्थिति को देखें खासकर सिरसा और फतेहाबाद, यहाँ आपकी पार्टी मजबूत ना पहले थी ना अभी स्थिति है। अब जमीन पर क्या कुछ ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है कि कम से कम ये जिले जो आप वादा और दावा जो कर रहे हैं कि आगे भी बीजेपी की सरकार फिर रिपीट आप करवाएंगे, कुछ ऐसी स्थिति बनती दिख रही है आपको कि फतेहाबाद और सिरसा जिले की जनता आपका सहयोग करेगी, मदद करेगी? देखिए आपने एक बात देखी होगी जी, 2014 का चुनाव था। 2014 के चुनाव में हम इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर केवल एक सीट जीत करके आए थे। आज हमने इस फतेहाबाद जिले की 2 सीटें और जीती, रतिया हमने जीती, फतेहाबाद हमने जीती। और अगर प्रदेश स्तर की बात करें तो 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव में हमने 2014 के चुनाव के मुकाबले 3.5% वोट हमने ज्यादा प्राप्त किए। मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूं ये। और जहां तक आप इस सिरसा और फतेहाबाद जिले की बात करते हैं, मैंने कहा कि जैसे फतेहाबाद जिले में 1 सीट थी, हम 2 लेकर के आए, और बाकी की जो हमारी सीटें हैं सिरसा जिला की, उसमें हमारा जो मत प्रतिशत था उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। अभी आपने इलाहाबाद का उपचुनाव भी देखा होगा, इस उपचुनाव में बड़ी कांटे की टक्कर थी। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत लगभग सारे एक जगह हो गए थे आया था अकेले अभय सिंह जी के खिलाफ। आप कहते हैं आपकी सरकार, आपके जेजेपी, कांडा साहब, फिर एक व्यक्ति को आप हराने के बाद वो भी कुछ वोटों से जिता, आपका व्यक्ति मतलब हरा पाते हैं आपके जो बड़ी मुश्किल से। कहने का मतलब ये है कि वो जीते, मजबूती से जीते, उसके बाद भी पूरी सरकार उनके खिलाफ थी, कांडा साहब थे, जेजेपी थी, सब थे। देखिए जब चुनाव लड़ते हैं तो फिर संपूर्णता के साथ चुनाव लड़ा जाता है, आधे अधूरे मन से थोड़ी चुनाव। ये देखिए ये एक अलग बात होती है, वो तो जनता का फैसला है कौन जीते कौन हारे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे गठबंधन ने चुनाव इलाहाबाद का लड़ा, आपने देखा किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और हम लोग बहुत करीबी मुकाबले में वहां जाकर के हारे। और दूसरी बात, जहां तक आपने इस क्षेत्र की आगे मजबूती की बात की, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हम लोग बूथ स्तर के ऊपर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव एक समाप्त होता है, हमारी पार्टी अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। और वर्तमान में भी हमारी पूरी टीम इन दोनों जिलों की विपक्ष का आरोप भी होता है आप चुनावों में लगे रहते हैं, जो चाहे वो रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, युवाओं के परेशानियों की बात हो, उन पर आपका ध्यान नहीं रहता। ये रहता है कि बीजेपी तो बस चुनाव की तैयारी, चुनाव लड़ना, जब देखो चुनाव। देखिए आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब हरियाणा प्रदेश के अंदर आई, क्या उससे पहले कोई सोच सकता था कि जो बेरोजगार नौजवान हरियाणा प्रदेश के अंदर घूमता था, इसको मेरिट के आधार पर कोई रोजगार दे देगा? ये कोई नहीं सोच सकता था। ये भी नहीं सोच सकता था कि सड़कों पर युवा उतरेंगे, हाँ। आगजनी करेंगे, रेल जलाएंगे, जो आपने योजना ये जो बनाई अग्निवीर, ये भी नहीं सोचा था। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं एक बार पहली बात पूरी कर लेता हूं। आपने जो बात कही, देखिए हमने एक हरियाणा प्रदेश के अंदर पारदर्शी और एक जवाबदेही सरकार देने का काम
इन पिछले 7.5 साल के अंदर किया है। हरियाणा के अंदर जो कोई सोच नहीं सकता था कि पारदर्शी तरीके से रोजगार मिल सकता है, हरियाणा के प्रदेश के अंदर पारदर्शी तरीके से रोजगार देने का काम किया। हरियाणा के अंदर जो नौकरी लगने के बाद जो बदली का, ट्रांसफर का जो एक उद्योग चलता था, चंडीगढ़ के और अपने स्टेशन के बीच में कर्मचारी चक्कर लगाता था, ऑनलाइन ट्रांसफर करके हमारी सरकार ने एक ऐसे पारदर्शी तरीके से ये लागू कर दी ट्रांसफर पॉलिसी कि आज धक्के खाने नहीं पड़ते हैं। अगर हम बात करें दूसरी योजनाओं की, जो जन कल्याण की योजना है, चाहे वो बीपीएल परिवार की योजना है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, या सरकार की कोई अन्य लाभार्थी के लिए लाभ देने की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं हैं, हर योजना को ऑनलाइन करके ऐसा पारदर्शी कर दिया कि आज लोगों को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक आपने अग्निवीर योजना की चर्चा की, देखिए पूरी दुनिया के अंदर आज अपनी सेना को नौजवान सेना का स्वरूप देने की पूरी दुनिया के अंदर एक होड़ लगी है। आज बड़े मजबूत देश अपनी जो सेना है वो अपेक्षाकृत दूसरे देश की सेना से ज्यादा युवा हो, समझा रहे हैं इसकी बात लगातार, आती है। लेकिन युवाओं को ये बात कम समझ में आ रही है। एक बात जो बराला साहब ने कही वो निश्चित रूप से सही है, क्योंकि कल ये अपना ही अनुभव है बराला साहब, 2 महिला कांस्टेबल थी नरवाना में, वो खड़ी हुई थी, तो हम उधर से आ रहे थे तो हमने उन्हें अपने साथ बिठा लिया, तो जो बातचीत हुई वो बड़ी अच्छी थी। ये इस सरकार की इसलिए नहीं कि हम मीडिया कर्मी है, लेकिन ये एक जो जमीनी ग्राउंड पे जो अनुभव होता है वो बता रहा हूं। तो हमने कहा कि ये भर्ती ऐसे ही होती थी पहले भी, और अब बोले जी नहीं, हम लोगों ने मेहनत करी और हम लोग आज आप देख रहे हो कि पुलिस की वर्दी में है। तो इसके लिए जोरदार ताली हो जाए, ये बधाई का पात्र है। सरकार ने इस तरह की कोशिश तो की है। इसमें निश्चित रूप से एक आखिरी सवाल आपसे है ये कि आपकी सरकार बहुत सारी बातें दावे कर रही है, लेकिन सुरक्षा की बात आए, आपके तो विधायक ही सुरक्षित नहीं है, उनको ही धमकियां मिल रही हैं, आम जनता क्या करेगी? देखिए बिल्कुल ठीक सवाल आपका है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जब से हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, सरकार की नीयत के ऊपर सवाल नहीं खड़ा हो सकता। अपराध कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी की भी सरकार में हो, वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। पूरे देश में किसी और विधायकों को नहीं मिली, आपके यहाँ हरियाणा में नहीं, बिल्कुल इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं स्वीकार करते हुए बात सुनेंगे मेरी आप, कि कहीं भी स्वीकार्य नहीं है इस प्रकार की चीजें। लेकिन एक बात और, डर नहीं है, एक बात और डर नहीं है आपके यहाँ, ऐसा नहीं, कई बार इस प्रकार की घटनाएं एक के ऊपर हो जाती हैं, लगता है कि खौफ नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जिस प्रकार का संरक्षण पूर्व की सरकारों में इस प्रकार के एलिमेंट को मिलता था, हमारी सरकार के अंदर इस प्रकार के लोगों को कोई संरक्षण नहीं है। जो भी इस प्रकार का अपराधी प्रवृत्ति का आदमी कहीं कोई दिखता है, सामने आता है, कोई घटना करता है या करता हुआ कोई प्रतीत होता है, उसको उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है ठोक करके होती है। कहीं किसी अपराधी को बचाने की कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये बदलाव है, ये अंतर है पूर्व की सरकारों में और हमारी सरकार में। ये एक अलग संस्कृति हमारी सरकार ने इस टेन्योर में देने का काम किया है। और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारा पूर्व का 5 साल का कार्यकाल और ये हमारा 2.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल, इसमें आप लोग पूर्व की सरकारों में अगर इसमें कोई अंतर करेंगे, प्रदेश की बात करें या फतेहाबाद जिले की बात करें, आपको अंतर साफ दिखाई देगा। चलिए, अंतर जनता बता ही देगी। फतेहाबाद जिले की पूरी जनता यहाँ बैठी है। बेहद शुक्रिया बराला सर। बराला साहब ने बड़ी बेबाकी और मजबूती से सभी सवालों का जवाब दिया, और ये एक बार फिर ये दावा और वादा दोहराया है कि जो इनकी सरकार है वो जिले के लिए संवेदनशील भी है और जो यहाँ बुनियादी जरूरत है उन पर ध्यान भी है। बेहद शुक्रिया आपका। ओवर टू यू ममता। धन्यवाद।